डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय एवीएसटी प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर। हमने जीएसटी में अब तक जिन वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया उसके आगे आज इस वीडियो में हम जीएसटी का वैधानिक ढांचा क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा है, उस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। सबसे पहले हम ये जीएसटी के वैधानिक ढांचे के बारे में जानने से पहले उसकी शोध और सर्वे के आधार पे जो विवेचनाएं की गई थी उसका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। और भारत में वस्तु या सेवा कर अचानक प्रकट नहीं हुआ, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ये अनेक वर्षों से सतत प्रयास एवं कठोर परिश्रम का परिणाम है। इसके लिए अनेक वर्षों तक शोध एवं सर्वेक्षण किए गए और उनकी विवेचना की गई और किस तरह से तैयार किया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में वस्तु या सेवा कर की पृष्ठभूमि क्या रही, बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सबसे पहले वर्ष 2000 से इसका जो विचार है वो प्रारंभ होता है और लगातार आगे से आगे प्रतिवर्ष कुछ वर्षों के अंतर से इसकी व्यूहरचना बनती गई। इसमें अनेक कार्य होते गए, सर्वे होते गए और सबसे पहले वर्ष 2000 में भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2000 में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का सुझाव दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर का ढांचा या प्रारूप निर्धारित करने हेतु एक सशक्त समिति इम्पावर्ड जो कमेटी थी का भी गठन किया गया, जो राज्यों में मूल्यवर्धित कर लागू करने की अनुभवी थी। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे वस्तु या सेवा कर के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करें। यह अपना प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो प्रमुख रूप से कर की अवसीमा, कर मुक्ति, अंतर्राज्यीय माल व सेवा के गमन पर कर आदि विशेष के संदर्भ में देवें। और इस सशक्त कमेटी जो समिति थी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता थे, जिन्होंने वर्ष 2011 तक इस समिति की अध्यक्षता की। पहले जो कमेटी इसमें बनी उसमें जो इस सशक्त कमेटी के अध्यक्ष रहे वो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे असीम दास गुप्ता, और जो 2011 तक समिति के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2004 इस वर्ष में विजय एल केलकर की अध्यक्षता में गठित केलकर टास्क फोर्स ने चिन्हित किया कि भारत के वर्तमान कर ढांचे में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं और वस्तु व सेवा कर लागू करने से ये दूर हो जाएंगी। ये 2004 में विचार किया। उसके बाद फरवरी 2005 में हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्देश्य भारत में वस्तु व सेवा कर लागू करना है, जो कि उत्पादन से वितरण तक की संपूर्ण श्रृंखला को कर ढांचे में सम्मिलित कर सके। और इस पर वित्त जो वर्ष था 2005-06 के बजट सत्र में भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ। हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के माध्यम से जो पार्लियामेंट में रखा गया और उस बजट में बहस हुई और उन्होंने 2005-06 के बजट सत्र में इस पर काफ़ी चर्चा करी, विचार विमर्श करा। और उसके एक वर्ष बाद फिर फरवरी 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने तय किया कि 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया जाए। 2006 में हमारे जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने तय कर दिया कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया, जीएसटी लागू कर दिया जाए। नवंबर 6 में फिर पी चिदम्बरम के सलाहकार जो पार्थसारथी सोम ने कहा कि सभी राज्यों को एक
सुधार हेतु लागू होने वाली वस्तु या सेवा कर की व्यवस्था को स्वीकार करने हेतु तत्पर रहना होगा। उसके बाद फरवरी 2007 वर्ष 2007-8 के संघ बजट में 1 अप्रैल 2010 से लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर के प्रस्ताव को रोक लिया गया। और उसके बाद फरवरी के बाद मई 2007 में समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया, जिसे अध्ययन करना था कि वस्तु या सेवा कर करने पर विभिन्न राज्यों के कर संग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके अन्य प्रभाव क्या होंगे। इस जीएसटी लागू होने से कर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्यों का जो कर संग्रह उस पर क्या पड़ेगा, या अन्य प्रकार के जो भी प्रभाव थे उसकी जानकारी दी। और फरवरी 2008 वर्ष 2008-9 के संघ बजट सत्र में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वस्तु या सेवा कर पूर्ण प्रारूप बना लिया गया है और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वर्ष 2008-9 के केलकर टास्क फोर्स ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसे ए मॉडल एंड रोड मैप फॉर जीएसटी इन इंडिया नाम दिया गया। इस वर्ष नवंबर में इस पर विचार विमर्श भी हुआ और जुलाई इसके बाद 2009 में भारत के नए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने घोषणा की कि वस्तु या सेवा कर की मूलभूत संरचना तैयार हो चुकी है और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर 2009 में असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई सशक्त समिति ने अपना पेपर भी विचार विमर्श हेतु पेश किए, जिसे प्रथम डिस्कस पेपर जो था उसे एफडीपी कहा गया और उसमें वस्तु या कर जो सेवा कर की व्यवस्था थी पूर्ण व्याख्या की गई। आशा की गई थी कि पूरे भारतवर्ष में इस पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, जिससे अनेक अनछुए प्रश्न उत्तरित होंगे। इसके बाद फरवरी 2010 सरकार ने मिशन मॉडल प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, जिससे कि वस्तु एवं सेवा कर का आधार बन सके। इस हेतु वर्तमान संपूर्ण कर व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से 1133 करोड़ रुपए का बजट रखा। वस्तु या सेवा कर लागू करने की तिथि को 1 वर्ष आगे सरका दिया गया। जो हमारे पास 1 अप्रैल 2010 की बात थी उसको 1 वर्ष के लिए आगे खिसका दिया। मार्च 2011 में कांग्रेस सरकार ने संविधान का 115वां संशोधन बिल संसद में पेश किया, जिससे कि वस्तु या सेवा कर देश में लागू हो सके। विपक्ष के विरोध के कारण यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को विस्तृत परीक्षण हेतु भेज दिया गया। जो कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान का 115वां संशोधन बिल था जो सदन में पेश किया गया और इसमें जो वस्तु या सेवा कर देश में लागू हो सके इसलिए किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को विस्तृत परीक्षण हेतु भेज दिया गया। और फिर जुलाई 2012 में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा संसद के विचार विमर्श किया गया और विपक्ष का प्रमुख आक्षेप आर्टिकल 279B के संदर्भ में था, जो केंद्र सरकार को वस्तु या सेवा कर के अधिकारियों से अधिक शक्ति प्रदान करना था। फिर नवंबर 2012 में केंद्र व राज्यों के वित्त मंत्रियों के सभा की और वस्तु या सेवा कर हेतु प्रस्ताव पारित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2012 तक की। उसके बाद दिसंबर में होते हुए मीटिंग फरवरी 2013 में हुई और फरवरी 2013 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्यों को जो नुकसान वस्तु या सेवा कर लागू करने से होगा उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। उन्हें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से अपील की कि वह प्रत्यक्ष कर में होने वाले कर सुधार को पूर्णतः समर्थन करें। इसके पश्चात अगस्त 2013 में स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम रिपोर्ट सदन में रखी गई और सदन के सदस्यों ने कर ढांचे में कुछ सुधार के साथ इनका अनुमोदन किया। तत्पश्चात अक्टूबर 2013 में गुजरात सरकार ने बिल का विरोध किया और आंकलन
कि सरकार ने बताया कि गंतव्य स्थान पर कर के कारण उनके राज्य सरकारों को नए कर से 14,000 करोड़ रुपए की हानि होगी। इसके बाद मई 2014 में जब भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही संविधान में संशोधन प्रस्तुत पुराना बिल सदन में पास नहीं हुआ और दिसंबर 14 में नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संविधान संशोधन बिल 2014 सदन में पेश किया और विपक्ष ने मांग रखी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के विचार में भेजा जाए। फरवरी 2015 में श्री अरुण जेटली ने बजट में घोषणा की कि सरकार 1 अप्रैल 2016 से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करना चाहती है। फिर मई 2015 में लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास हो गया और अरुण जेटली ने घोषणा की कि सरकार कुछ समय के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर के क्षेत्र से बाहर रखना चाहती है। अगस्त 2015 में बिल राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ। श्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में कहा कि बिना पर्याप्त आधार के इसका विरोध किया गया है, क्योंकि अगर जो बिल राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में बहुमत नहीं था सरकार के पास, इसलिए नहीं हो पाया। और मार्च 2016 में श्री अरुण जेटली ने कांग्रेस विपक्ष की ये बात मान ली कि वस्तु एवं सेवा कर का 18% की दर से अधिक न लगाया जाए, पर साथ ही उन्होंने कहा यदि सरकार को भविष्य में अधिक साधनों की आवश्यकता हो तो सरकार पार्लियामेंट की पूर्व स्वीकृति से कर की दर बढ़ा सकती है। सभी वस्तु एवं सेवाओं पर एक ही दर से कर लगाने की बात उन्होंने नहीं मानी। जून 2016 में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर का प्रारूप मॉडल अधिनियम जनता में प्रस्तुत किया, जिससे कि इस संबंध में कोई सुझाव हो तो उस पर विचार किया जा सके। अगस्त 2016 में कांग्रेस की अगुवानी में विपक्ष ने अंत बिल में वर्णित 4 संशोधनों पर अपनी सहमति प्रदान की और बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया। उसके बाद सितंबर 2016 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संविधान संशोधन बिल पर अपनी सहमति प्रदान कर दी, जिससे वह अधिनियम का रूप ले सके। और वर्ष 2017 वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 4 बिल पास होने के पश्चात निम्न 4 अधिनियम लागू हो गए। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जीएसटी लागू करने के लिए 2000 से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वो 2017 को 1 जुलाई को पूरी हुई और जो 4 अधिनियम लागू हो गए उसमें पहला था केंद्रीय वस्तु व सेवा कर, जिसे सीजीएसटी नाम दिया। दूसरा एकीकृत वस्तु व सेवा कर, जिन्हें आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी नाम दिया गया। तीसरा संघ क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूटीजीएसटी नाम दिया। और चौथा वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति, जिसे जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट जिसका नाम दिया गया। राज्यों के अधिनियम केंद्र सरकार के ऊपर 4 प्रकार के जीएसटी के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार व संघ क्षेत्र में अपना जीएसटी अधिनियम बनाया, जिसे क्रमशः एसजीएसटी व यूटीजीएसटी कहेंगे। ऐसे कुल 31 अधिनियम राज्यों और संघ राज्यों के लिए बनाए गए। इस प्रकार से उपरोक्त 4 को सम्मिलित करते हुए कुल 35 अधिनियम बनाए गए। जीएसटी नियम या अनुसूचियां उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त सीजीएसटी, आईजीएसटी व जीएसटी राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए अलग से नियम भी बनाए गए। अनेक अनुसूचियां एवं फॉर्म्स भी बनाए गए, जिन्हें इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। उसको आगे समझाया है, उसका अध्ययन करिए। और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। मैंने बताया था कि 2000 से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल से, वो 1 जुलाई 2017 को पूरी हुई और भारत में जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी परिषद ने इसके साथ ही कर के दरों एवं जीएसटी नियमों को भी अंतिम रूप प्रदान किया। सरकार ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा, परंतु कुछ वैधानिक कारणों से इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू न करके 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा सका। और अब है दोहरा कर, जो डबल टैक्स की बात। दुनिया के अधिकांश देशों में एक ही प्रकार की वस्तु या
एवं सेवा कर लागू है। केवल कनाडा, ब्राज़ील जैसे कुछ देशों में ही भारत की तरह दो प्रकार की वस्तु एवं सेवा कर हैं। भारतीय वस्तु एवं सेवा कर की ये विशेषता है कि ये दो प्रकार का है, जिसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST। इस व्यवसाय के लाभ है कि सभी राज्य सरकारें अधिकतम वस्तु एवं सेवा कर संग्रह करने का प्रयास करती हैं। जैसे यदि वस्तु एवं सेवा कर की दर 18% है तो उसका आधा भाग CGST व शेष 9% जो भाग है वो SGST है। बिल के दोनों में अलग अलग दिखाना अनिवार्य है। अब GST हेतु संविधान में संशोधन क्या हुए, उन संशोधनों का हम अध्ययन करेंगे। और इन संशोधनों में हम ये कहें, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स एवं अनुसूची 6 और 7 में बताया गया है कि इनमें यह भी बताया गया कि कौन कौन से कर केंद्र एवं राज्य सरकारें लगा सकती हैं। यदि कोई कर संविधान में वर्णित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लगाया जाता है या कोई कर जो केवल राज्य सरकार लगा सकती थी परंतु केंद्र सरकार द्वारा लगा दिया गया है तो वह वैध होगा, अर्थात उसका कोई भी अस्तित्व नहीं माना जाएगा। जैसा संविधान के अनुसार केंद्र सरकार उत्पादन पर उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी व सेवा पर सेवा कर सर्विस टैक्स लगा सकती थी, यूँ बिक्री पर राज्य सरकारें कर लगा सकती थी। इसी आधार पर राज्य सरकारें मूल्य वृद्धि कर वेट लगा रही थी। अब यदि केंद्र सरकार माल एवं सेवा की पूर्ति पर GST लगाना चाहती है तो तत्कालीन संविधान के प्रावधानों के अनुसार माल की पूर्ति अथवा बिक्री पर कर केवल राज्य सरकार लगा सकती थी, और यदि संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन किए बिना ही GST लगा दिया जाता तो ये संविधान के विरुद्ध हो जाता। अतः GST लागू करने से पूर्व संविधान के 101वां संशोधन लाया गया, और इस संशोधन संविधान के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 सितंबर 2016 में मिली। और इस संविधान जो संशोधन संविधान में 3 नए आर्टिकल 246 से 269 और 279A लाए गए और पूर्व में चले आ रहे आर्टिकल्स में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान की अनुसूची 6 और 7 के में भी कुछ संशोधन किए गए। अतः संशोधन जो निम्न 4 भागों में बांटा गया वो इस प्रकार है। पहले में नए 3 आर्टिकल्स को सम्मिलित करना, दूसरा पुराने 10 आर्टिकल्स में संशोधन, तीसरा एक पुराना आर्टिकल हटाया गया, और चौथा पुरानी 2 अनुसूचियों में संशोधन जैसे कि 6 और 7 बताई। अतः संविधान के 3 नए आर्टिकल्स का प्रवेश। हमने अभी आपको बताया है कि संविधान के 3 आर्टिकल जो नए थे वो 246 से 269 और 279। सबसे पहले GST लागू करने के लिए संविधान की 101वें संविधान संशोधन था, में निम्न 3 आर्टिकल सम्मिलित किए गए। GST लागू करने के लिए कौन सा संविधान था में संशोधन, 101वां संविधान संशोधन था, और उसमें 3 आर्टिकल लागू किए। पहला आर्टिकल था 246 से, दूसरा था 269 और तीसरा था 279। इनका विस्तार से हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।